हेलो स्टूडेंट्स, हम ओलिगोपोली में आगे बढ़ते हैं और तीन तरह के ओलिगोपोली में क्लासिकल मॉडल्स देखने को मिलते हैं। कुर्नोट मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, एडवर्थ मॉडल। आज हम कुर्नोट मॉडल की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे आपके अगस्टिन कुर्नोट, उन्होंने ये मॉडल दिया था प्राइस और आउटपुट डिटरमिन करने का 1838 में। ये ड्यूओपोली का मॉडल है जहाँ पर दो सेलर्स आपके पाए जाते हैं, जो ओलिगोपोली का एक स्पेशल केस है। अजम्पशंस क्या है इस मॉडल की कि दो फर्म्स हैं, दोनों फर्म्स एक जैसे प्रोडक्ट बना रही हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो फर्म के लिए वो ज़ीरो है। नंबर ऑफ़ बायर्स लार्ज हैं। हर एक फर्म को परफेक्टली पता है डिमांड कर्व के बारे में। हर एक फर्म ये मानकर चलती है कि उसका कॉम्पिटिटर किसी तरीके से आउटपुट चेंज नहीं करेगा। हर एक फर्म अपना आउटपुट डिसाइड करेगी ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। कोई भी फर्म प्राइस को फिक्स नहीं करती, बल्कि अपने आउटपुट को जो मार्केट का प्रिवेलिंग प्राइस है उसी पर बेचती है। तो क्या माना हमने कि दो फर्म्स हैं ए और बी, जो एक जैसा प्रोडक्ट आपका बेच रही हैं मार्केट के फिक्स प्राइस पर और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं। तो उन्हें क्या करना है, अपना आउटपुट डिसाइड करना है जहां वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है हमारा, ज़ीरो। हमें पता है कि फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कब अर्न करती है, जब वो इक्विलिब्रियम में होती है। और इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास एक अप्रोच है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच, जिसमें हम कहते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम में तब होगी जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगे। अब हमें यहाँ पता है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, ज़ीरो। तो टोटल कॉस्ट कुछ नहीं आ रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी हमारी क्या होगी, ज़ीरो। और दूसरी चीज़ कि हम जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, उसके लिए हम मैक्सिमम प्रॉफिट तब अर्न करेंगे जब हमारा टोटल रेवेन्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगा। और टोटल रेवेन्यू जहाँ पर मैक्सिमम होता है हमें पता है वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि टोटल मार्केट में जो डिमांड है वो 2000 यूनिट्स की है और ए और बी दो फर्म्स हैं। तो ए पहले प्रोडक्शन शुरू करेगी और ए कितना प्रोडक्शन करेगी वो हम डायग्राम के थ्रू चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस पर आपके आउटपुट लिया गया है, वाई एक्सिस पे आपके प्राइस लिया गया है। ये कोई डिमांड कर्व ड्रॉ किया गया है जिसमें ओ डी आपका आउटपुट है जो कि टोटल 2000 यूनिट्स का है। अब डिमांड कर्व के ठीक नीचे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ किया गया है ए के लिए, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं ए पहले प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। ए कहाँ पर प्रोड्यूस करेगी, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, जहाँ इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगी। अब हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती है। ऐसे में टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमम करेगी और टोटल रेवेन्यू जहाँ मैक्सिमम होंगे वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी ज़ीरो है। अब इस डायग्राम में हम यदि देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है ए के लिए, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व था। और इस एक्सिस पर हम देख रहे हैं आपकी मार्जिनल रेवेन्यू को। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ई पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा ए फर्म के लिए। तो एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो इस लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी ओ ई, लेवल ऑफ आउटपुट को ए फर्म प्रोड्यूस करेगी। तो ई से हमने ऊपर की तरफ लाइन एक्सटेंड कर दी। जैसे ही ई किससे ऊपर की तरफ लाइन एक्सटेंड करेंगे, आपको डिमांड कर्व पर ये लाइन टच करती है और डिमांड कर्व से आप अगर वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस दिया गया है। तो ओपी आपका क्या है, प्राइस, जो कि डिमांड कर्व से आपने ड्रॉ किया किस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, ओ ई लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ जो ध्यान देने योग्य है, और हमें पता है कि डिमांड कर्व के नीचे जब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डिमांड कर्व के पूरे एरिया को दो बराबर के हिस्सों में बांटता है। यानी इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर है, क्योंकि ये एंगल हाफ होता है। ऊपर से यदि आप बात करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जैसे ही निकलेगा पूरे एंगल को हाफ में डिवाइड कर देगा। इसीलिए इधर का आधा एरिया मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व के और इधर का आधा एरिया बराबर होता है। यानी कि ये मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर नीचे की तरफ कट कर रहा है, उसने पूरे आउटपुट को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। 1000 यूनिट्स इधर आ गई और 1000 यूनिट्स इधर आ गई। और हमने कहा कि ई लेवल पर आपका जो ए प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो ओ ई कितना हो गया, 1000 यूनिट्स हो गया। फिर बारी आती है बी की प्रोडक्शन करने की। अब हमने 1000 यूनिट्स के लिए देखा कि
ए ने कितना पूरे मार्केट का डिमांड का हिस्सा कैप्चर कर लिया है, ऊपर की तरफ ई से हमने लाइन ड्रॉ करी थी, सी पर मिली थी, यानी ये जो डी सी कर्व है, पूरे डिमांड कर्व क्या है, डी डी, डिमांड कर्व का सी डी हिस्सा जो है वो इतना ओ ई आउटपुट के थ्रू कवर कर लिया गया है, और ये सी डी हिस्सा किसके ने कवर कर लिया है, ए ने। तो बी की यदि आप बात करेंगे, बाकी मार्केट की डिमांड जो है 1000 की, वो बी के लिए बचती है, यानी कि सी डी हिस्सा डिमांड कर्व बनेगा बी के लिए, सी डी हिस्सा डिमांड कर्व बनेगा बी के लिए, और बाकी जो ये 1000 यूनिट्स हैं इनके अकॉर्डिंग बी डिसाइड करेगा कि वो कहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और बी, ध्यान रखिए, ये मानकर चल रहा है कि ए अपने आउटपुट को चेंज नहीं करने वाला है। अब इस डिमांड कर्व को देखते हुए बी कहाँ प्रोड्यूस करेगा, बी भी वहीं प्रोड्यूस करेगा जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे होंगे। बी को मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहे हैं, जहाँ उसका मार्जिनल रेवेन्यू और उसका मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। उसका मार्जिनल रेवेन्यू भी कैसा होगा, वो अपने टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, तो टोटल जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमम करेगा, और जहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। तो मार्जिनल इक्विलिब्रियम में बी कहाँ होगा, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 0। तो ये जो अब हिस्सा बच गया सी डी, जो हम कह रहे हैं बी के लिए डिमांड कर्व बचा है, फिर एम आर और एम सी की अप्रोच के अकॉर्डिंग जहाँ पर एम आर 0 है, एम सी 0 है, वहाँ बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस सी डी डिमांड कर्व के लिए बी के लिए हम क्या कर लेंगे, फिर एक एम आर कर्व ड्रॉ कर लेंगे जो हाफ हिस्सों में काटता है पूरे डिमांड को, मतलब कि इधर ये जो हिस्सा है ये और ये बराबर है, यानी कि 1000 यूनिट बची थी तो 500 यूनिट इधर आ गई और 500 यूनिट इधर आ गई। और बी कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट 0। यहाँ से वो ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जब वाई एक्सिस की तरफ इसको एक्सटेंड किया गया है तो हमें प्राइस मिल जाता है ओ P1। तो ये बी के आउटपुट का प्राइस है, और बी आपका जो है वो बी जो है वो ये 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा EF जहां आप कह रहे हैं, और बाकी हिस्सा FD बच जाएगा। फिर ए यदि प्रोडक्शन शुरू करता है तो उसे पता है बी ये 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी जो मार्केट में हिस्सा बच जाता है उसको देखते हुए ए फिर आपका फर्दर ए प्रोडक्शन करना शुरू करेगा, ये मानकर कि बी अपने आउटपुट में किसी तरीके से चेंज नहीं करने वाला है। अब इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू जो हमने समझा, इसी चीज़ को थोड़ा सा मैथमेटिकली हमें समझने की ज़रूरत है। ए पहले किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, टोटल मार्केट में आपके देखिए आप कह रहे थे कि 2000 यूनिट्स की डिमांड थी, इस 2000 में से 1000 यूनिट्स ए प्रोड्यूस करता है, यानी हाफ प्रोड्यूस कर देता है। फिर बी की बारी आती है, बी क्या प्रोड्यूस करता है, जो 1000 यूनिट बची थी उसका हाफ यानी 500 यूनिट प्रोड्यूस करता है। फिर बी का जो आउटपुट है और ए का जो आउटपुट है, वो उन दोनों आउटपुट से एक सीरीज़ जनरेट होती है। इस सीरीज़ को समझने के लिए हमें इनके टोटल आउटपुट में से ये कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो हाफ बच गया था मार्केट का उसका हाफ यानी 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी टोटल 1/4 प्रोड्यूस कर रहा है 2000 यूनिट्स का। फिर बारी किसकी आती है, ए की प्रोडक्शन की। अब ए ये मान के चलेगा कि बी किसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं कर रहा है प्रोडक्शन में और अपने आउटपुट को सेम रखेगा, तो ए बाकी मार्केट का कितना प्रोड्यूस करना चाहेगा, हाफ, क्योंकि हमने देखा कि ए और बी कहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहे हैं और टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहते हैं वो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। और टोटल रेवेन्यू जहाँ भी मैक्सिमम होगा वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू आपको 0 देखने को मिलेगा। तो जितनी भी डिमांड है वो उसका हाफ प्रोड्यूस करते जाएंगे, क्योंकि डिमांड कर्व के कंप्लीट एंगल को MR कर्व हाफ में काटता है, तो हाफ प्रोडक्शन वो करते चले जाते हैं जहाँ ताकि MR 0 अचीव कर सके, MC/MR की इक्वालिटी अचीव कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अब दोबारा से ए की बारी आती है, ए कितना प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए टोटल आउटपुट हम मानकर चलें तो 1 होता है हमारे लिए, और 1/4 यहाँ हमने देखा कि बी ने प्रोड्यूस किया है, तो अब कितना बचा हमारे पास, 1 - 1/4। इसका हाफ कौन प्रोड्यूस करेगा, ए प्रोड्यूस करेगी। अब ए का प्रोडक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर
इस हाफ इंटू 1 - 1/4 को सॉल्व किया, 3/8 आ गया। और 2000 यूनिट्स का 3/8 अगर आप कहते हैं तो 750 यूनिट्स आप यहाँ प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर बी के प्रोडक्शन की बारी आएगी। बाकी बचे हुए टोटल मार्केट का हाफ बी प्रोड्यूस करेगा। बाकी कितना बचा वो देखते हैं। 1 टोटल आउटपुट था, 3/8 किसने प्रोड्यूस कर लिया, ए ने। तो 1 - 3/8 उसका हाफ कौन प्रोड्यूस करेगा, बी। तो बी कितना कर रहा है, 5/16। इसी तरीके से फिर फर्दर हाफ करेंगे आप, 5/16 निकाल दिया 1 में से, तो उसका हाफ कौन प्रोड्यूस करेगा, ए प्रोड्यूस करेगा, जिससे 11/32 आ जाता है। यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ए पहले कितना प्रोड्यूस कर रहा था, पूरे मार्केट का हाफ प्रोड्यूस कर रहा था। उसके बाद यदि आप बात करते हैं तो ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 3/8 प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद फिर ये बी का आउटपुट आता है, फिर ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 11/32। तो इस तरीके से ए की एक सीरीज जनरेट होगी। ए कितना प्रोडक्शन कर रहा है, 1/2 + 3/2 + 11/32। इसी तरीके से यदि बी देखें तो बी पहले कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 1/4 प्रोड्यूस कर रहा था। उसके बाद बी ने सेकेंड पीरियड में बी का प्रोडक्शन क्या था, आपका 5/16 था। यानी पहले पीरियड में 1/4, सेकेंड पीरियड में 5/16, और इसी तरीके से थर्ड पीरियड में कैलकुलेट करेंगे 21/64। तो बी के लिए भी कितना प्रोडक्ट वो बनाएगा, इक्विलिब्रियम में एक सीरीज जनरेट हो जाएगी, 1/4 + 5/16 + 21/64 + so on। अब इन सीरीज को हमने जनरेट करके क्या चीज़ दिखानी चाहिए है यहाँ पर, कि एट लास्ट जो प्रोडक्शन जहाँ पर रुकेगा ए का और बी का, तो वो पूरे मार्केट का 1/3 प्रोड्यूस करेंगे। अब कैसे वो 1/3 आएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ए का प्रोडक्शन जाता जा रहा है। अब ये जो ए का प्रोडक्शन जाता जा रहा है, इसमें हमने हाफ को यूं का यूं लिख लिया, प्लस 3/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 - 1/8, प्लस 11/32 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 - 1/8 - 1/32। तो ब्रेकअप करके लिख लिया हमने 1/2 की टर्म्स में, 3/8 को भी, 11/32 को भी, क्योंकि हम एक सीरीज जनरेट करना चाह रहे थे। फिर हमने देखा पहले हाफ था, फिर हाफ - 1/8 है, फिर हाफ - 1/8 - 1/32, यानी कि सीरीज हाफ के बाद माइनस में शुरू होती जा रही है। तो फाइनली हमारी सीरीज क्या होगी, हाफ - 1/8 - 1/32 माइनस फिर एक और टर्म कोई लेंगे तो 1/128। इसी तरीके से सीरीज चलती चली जाएगी। अब हमने इस सीरीज में से क्या किया, हाफ एज इट इज़ ले लिया, फिर माइनस थ्रू आउट था तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/8, प्लस माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का साइन, 1/32 था, इसको कैसे लिख दिया 1/8 × 1/4, फिर माइनस में कॉमन लेने के बाद प्लस 1/128 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1/8 × 1/4 का स्क्वायर, प्लस so on। अब अगर इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक जीपी सीरीज़ दिखेगी, जिसमें 1/4 आपका कॉमन डिफरेंस है, 1/4 कॉमन डिफरेंस है। और जीपी का यदि आप सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो हाफ माइनस जीपी का सम करना था ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म 1/8 ओवर 1 - r। 1 - r क्या होता है, r होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि 1/4 यहाँ था, 1/4 यहाँ था, 1/4 का डिफरेंस होता चला जाएगा, इसीलिए 1 - 1/4 a/1 - r। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं पूरी तरह से तो आपको मिलता है 1/3, यानी कि ए कंटिन्यूअस सीरीज में प्रोडक्शन करता जा रहा है। और कब तक प्रोडक्शन करता जाएगा, जब तक कि वो मार्केट में 1/3 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता। इसी तरीके से बी का देखेंगे तो बी की सीरीज हमने लिखी थी 1/4, 5/16, 21/64 प्लस डैश डैश डैश। अब इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया, 1/4, 5/16 को लिखा 1/4 + 1/16, 21/64 को लिखा 1/4 + 1/16 + 1/64। अब इस तरीके से हम ब्रेक करके क्यों लिख रहे हैं, वहाँ पर हमने 1/2 की फॉर्म में लिखी थी सीरीज़, यहाँ पर 1/4 की फॉर्म में, क्योंकि हमें जीपी सीरीज़ क्रिएट करनी है। तो अब हमें ये देखते हैं तो हमें पता चलता है भाई 1/4 था, 1/4 के बाद 1/16, 1/16 के बाद 1/64, इसी तरीके से कोई और टर्म आएगी। तो सीरीज़ अल्टीमेटली क्या बनेगी, 1/4 + 1/16 + 1/64 प्लस कोई और टर्म्स आती चली जाएंगी। अब ये जीपी सीरीज़ है, कैसे देख सकते हैं, 1/4, 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर, 64 को लिख लिया 4 का क्यूब, तो यानी कि सब में कॉमन क्या है 1/4।
फिर वही फॉर्मूला समेशन का a ओवर 1 माइनस आर, a मतलब फर्स्ट टर्म 1/4 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/4 1/4, तो 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा 1/3, यानी b लगातार प्रोडक्शन करता जाएगा इक्विलिब्रियम में और कहाँ पर रुकेगा, जहाँ वो मार्केट का 1/3 आउटपुट बना रहा होता है। इसी सीरीज़ को यहाँ पर ए और बी के लिए आउटपुट के टर्म्स में दिखा दिया गया है कि पहले जो आपका ए था वो कितना प्रोड्यूस कर रहा था, हाफ ऑफ टोटल प्रोड्यूस, मतलब 2000 का आधा हज़ार। हमने ऊपर आउटपुट कैलकुलेट किया था, टोटल कितना हिस्सा है उसको देखते हुए तो आउटपुट की सीरीज़ भी आप बना सकते हैं यहाँ तक, और कहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे ए और बी, जहाँ तक टोटल मार्केट का 1/3 प्रोड्यूस नहीं कर देते, यानी 666.6। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ए का आउटपुट आपका लगातार कम होता जा रहा है, बी का आउटपुट लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो कहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक पूरे मार्केट का, पूरी डिमांड का 1/3 प्रोड्यूस नहीं कर देते। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये सीरीज़ जो थी ए की बी की लगातार चलती चली जाती है, प्रोडक्शन होता चला जाता है और कहाँ तक होता है 1/3 तक। अब अगर मैं आपको वो सीरीज़ नहीं बताती तो आप मुझसे यहाँ पूछते कि 1/3 पर ही हम क्यों रुकेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही वो सीरीज़ बताई और उस सीरीज़ को सॉल्व करके दिखाया कि 1/3 तक हम टोटल प्रोडक्शन करेंगे मार्केट में, चाहे वो ए फर्म है चाहे वो बी फर्म है। और आपको वो हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आता है इसीलिए मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ वो चीज़ बता दी है। फिर बात करते हैं कि 1/3 मार्केट में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है और किस प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर हो रहा है। और यहाँ पर ओलिगोपोली में जो मार्केट प्राइस देखने को मिलता है वो मोनोपोली प्राइस से कम होता है, हालांकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के प्राइस से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो टोटल 1/3 ए ने प्रोड्यूस किया, 1/3 बी ने प्रोड्यूस किया, टोटल मार्केट में कितना प्रोड्यूस हुआ 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो टोटल मार्केट में कितना बना 2/3। इनसे हम देख सकते हैं कि अगर आपको हर एक फर्म का आउटपुट देखना हो तो कैसे देख पाएंगे 1/n+1, यानी कि 1/n+1, n मतलब नंबर ऑफ फर्म्स कितनी थी, 2 + 1 3 एक फर्म का आउटपुट, और टोटल आउटपुट देखना हो तो n/n+1, यानी कि नंबर ऑफ फर्म कितनी थी 2, नंबर ऑफ फर्म +1 2 + 1 3। तो ये मार्केट का आउटपुट आ जाएगा और ये आपका किसका आउटपुट आ जाएगा, हर एक फर्म का आउटपुट आ जाएगा। तो ये था आपका कूरनोट का मॉडल जो बताता है कि 1/3 प्रोड्यूस करेंगे एट लास्ट फर्म और ऐसे प्राइस पर बेचेंगे जो मोनोपोली प्राइस से कम होगा लेकिन कॉम्पिटिटिव प्राइस से हो सकता है ज़्यादा हो। लेकिन यदि फर्म्स दो फर्म थी, दोनों की दोनों फर्म एक दूसरे से कॉपरेट करती, मिलजुल कर प्राइस डिसाइड करती, तो वो पूरे मार्केट में मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकती थी और पूरे मार्केट का आधा आधा डिमांड बांट सकती थी। तो इस मॉडल में देखने को मिला कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी फर्म्स कम कर रही हैं और उनको प्राइस भी कम मिल रहा है, तो कॉपरेशन बेटर सिचुएशन होती दोनों फर्म्स के लिए ऐसे में। अब क्रिटिसिज्म, इस मॉडल में क्या क्या प्रॉब्लम रह गई हैं। देखिए, जब भी हम किसी मॉडल को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम जनरली उसकी अजम्पशंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अजम्पशंस हम क्या मानकर चल रहे थे कि हर एक जो कॉम्पिटिटर है वो अपने आउटपुट में किसी तरह का चेंज नहीं करेगा, लेकिन इस तरीके की जो अजम्पशन है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, हम ये मानकर चल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो है, ये भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। फिर हम कहते हैं कि ये क्लोज मॉडल है जहाँ पर दो ही फर्म है और कोई फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। फिर प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक सीरीज़ जनरेट की जहाँ से हमको ये पता चला कि टोटल एक जो फर्म है वो मार्केट में 1/3 हिस्सा प्रोड्यूस करेगी, लेकिन हम इस मॉडल में ये नहीं बता पाए कि उस 1/3 प्रोडक्शन तक पहुँचने के लिए कितना लेंथ ऑफ एडजस्टमेंट पीरियड लगेगा फर्म को या कितना टाइम लगेगा फर्म को।